हाल ही में लोकपाल के लिए 7 BMW 3 सीरीज लॉन्ग व्हील बेस मॉडल कार खरीदने के लिए टेंडर जारी किया गया। BMW कार का ये मॉडल इसी साल भारत में लॉन्च किया गया और ये कार अपने सेगमेंट की सबसे लंबी कार मानी जाती है। इसके पीछे सीटों में सबसे ज्यादा जगह होती है, यानी पूरी तरह से कंफर्ट और लग्जरी के लिए बनी है ये कार। इस एक कार की कीमत करीब 70 लाख बताते हैं और 7 कार अगर खरीदने जाए तो 5 करोड़ रुपए हुआ। नहीं, हैरान मत होइए, मैं इस वीडियो में BMW कार पर बात नहीं करने वाला हूँ। इस वीडियो में लोकपाल पर बात होगी। जो संस्था भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बनी थी, वही अब शाही ठाट बाट में जीने की तैयारी कर रही है। क्या ये वही संस्था है जो सत्ता से लड़ने के लिए बनी थी, अब सत्ता के साये में सुकून ढूंढ रही है? क्या आपने कभी सुना है कि लोकपाल ने सत्ता से जुड़े किसी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की हो? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 5 शिकायतें दर्ज हैं, लेकिन कार्रवाई एक पर भी नहीं। लोकपाल संस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। जहां शुरुआती सालों में शिकायतों की संख्या 5000 से अधिक थी, वो इस साल 250 से भी कम हो गई है। लेकिन यूपीए राज में लोकपाल के लिए हाय तौबा मचाने वाले अन्ना हजारे कुंभकर्ण से भी लंबे सोए हुए हैं। पता नहीं चल रहा है कहां गायब हो गए। आखिर लोकपाल कितना काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे और हिसाब किताब करेंगे। नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी। लोकपाल शब्द पहली बार डॉक्टर LM सिंघवी ने 1963 में इस्तेमाल किया था, 1963 में। उन्होंने कहा कि देश को एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस हो रही है जो सरकार के खिलाफ जनता की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर सके। इसी विचार के तहत तब के कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में पहली बार संवैधानिक लोकपाल की अवधारणा रखी थी। इसके बाद 68 में एडवोकेट शांति भूषण ने पहला जन लोकपाल बिल संसद में पेश किया। ये बिल चौथी लोकसभा में पारित भी हो गया था, लेकिन जब तक इसे राज्यसभा में पास किया गया तो लोकसभा ही भंग हो गई और अपने आप ये बिल खत्म हो गया। यही सिलसिला अगले कई दशकों तक चलता रहा। लोकपाल बिल को 71, 77, 85, 89, 96, 98, 2001, 5, 8 बार संसद में लाया गया और बार किसी वजह से ये खत्म होता गया, अटकता रहा। कई बार इसे सुधार के लिए संसदीय समिति या गृह मंत्रालय की स्थायी समिति को भेजा गया। 2008 के ड्राफ्ट बिल में कई खामियां निकाली गई और कहा गया कि उसमें लोकपाल को पर्याप्त ताकत नहीं दी गई है और कहा गया कि सरकार के नियंत्रण में होने की वजह से ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगा और फिर से तैयारी शुरू की गई। फिर साल 2011 में इसे एक और बार संसद में पेश किया गया। लोकपाल और लोकायुक्त बिल पर भाषण देते हुए तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि किसी देश के जीवन में कुछ बेहद खास पल आते हैं, आज का दिन वैसा ही एक पल है। लोकपाल बिल के साथ छिपी थी उम्मीद कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई शुरुआत होने वाली है। 2 साल की बहस, विरोध और अनगिनत जन आंदोलनों के बाद आखिरकार 2013 में एक लोकपाल कानून हकीकत बना। लोकपाल जैसे कि नाम से ही समझ में आता है कि लोक यानी जनता और पाल माने रक्षक। इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ताकतवर संस्था बनाया गया और अगर केंद्र सरकार का कोई मंत्री, सांसद, अधिकारी या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी किसी भ्रष्टाचार के आरोप में फंसता है तो उसकी जांच करने का अधिकार लोकपाल के पास होता है। लोकपाल सिर्फ सरकार और सरकारी अफसरों तक सीमित नहीं थी। इसके दायरे में वो सारी संस्थाएं भी आती हैं जो संसद के किसी कानून से बनी है या जिनको केंद्र सरकार से फंड मिलता है। अगर कोई ट्रस्ट, सोसाइटी या संस्था विदेश में 10 लाख से ज्यादा की फंडिंग लेता है तो वो भी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी जो भी किसी न किसी रूप से जनता के पैसों या सरकारी सहायता से जुड़ा है उस पर लोकपाल नजर रख सकता है। कितना अवसर लोकपाल को दिया गया। लोकपाल की तरह ही राज्यों में लोकायुक्त होता है, काम भी बिल्कुल एक जैसा। राज्यों में लोकपाल वाली जिम्मेदारी निभाना, यानी अगर किसी राज्य सरकार के मंत्री या अधिकारी पर रिश्वत या सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगे तो लोकायुक्त उसकी जांच करता है। लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त की ये ताकतें कहीं नजर नहीं आ रही हैं, अन्ना हजारे की तरह गायब हो गई हैं। शुरुआत में जनता को लग रहा था कि इस बिल के साथ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद ये उम्मीदें धीरे धीरे ठंडी पड़ गई, जैसे अन्ना हजारे साहब पड़ गए। जिस लोकपाल से जनता को उम्मीद थी कि वो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जड़ तक पहुंचेगा, उसने न तो बड़े नेताओं पर कोई ठोस कार्रवाई दिखी, न ही कोई ऐसा बड़ा खुलासा हुआ जिसने जनता को भरोसा दिलाया कि अब भ्रष्टाचार से सच में लड़ाई शुरू हो गई है। सबसे पहले तो लोकपाल को स्थापित करने में ही 6 साल लग गए, बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई और साल 2019 में लोकपाल ने काम करना शुरू किया। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार लोकपाल को अब तक कुल 6,955 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 6,264 शिकायतें, जो कुल शिकायतों का 90% है, लोकपाल की स्थापना के पहले 4 सालों यानी 2023 तक प्राप्त हुई हैं। इन रिपोर्ट के अनुसार
पिछले 3 सालों में केवल 691 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो इस साल सितंबर तक घटकर 233 रह गई हैं। पिछले 3 सालों में प्राप्त सभी शिकायतों में से केवल 289 मामलों में ही प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए और केवल 7 मामलों में अभियोजन की अनुमति दी गई है। कानून के मुताबिक लोकपाल को अधिकार है कि वो भ्रष्टाचार के आरोपों पर पहली प्रारंभिक जांच करवाए और अगर प्राप्त सबूत मिले तो पूरी जांच या विभागीय कार्रवाई का आदेश दे। लोकपाल एक्ट की धारा 20 लोकपाल को यह ताकत देता है कि वो जांच पूरी होने के बाद किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दे सकता है। पहले ये अधिकार सरकार या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास होता था, लेकिन अब ये ताकत लोकपाल के पास है। इसका मतलब लोकपाल अगर चाहे तो जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दे सकता है और फिर अदालत में मुकदमा चल सकता है। जांच करने की ताकत होने के बावजूद 691 मामलों में से सिर्फ 7 में जांच के आदेश देने के पीछे क्या मकसद है, ये समझ से परे है। इन 7 में से 3 जो मामले थे वो बैंक अधिकारियों से जुड़े हुए थे। पहला मामला उत्तर प्रदेश में एसबीआई की एक शाखा के मैनेजर से जुड़ा था। आरोप था कि उसने 4 लाख रुपए की रिश्वत एक लोन पास करने के लिए मांगी। लोकपाल ने इसके खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी। यह आदेश 21 फरवरी 2025 को जारी हुआ। दूसरा मामला यूको बैंक के 4 अधिकारियों से जुड़ा था जो भोपाल और बालाघाट शाखाओं में काम करते थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने कुछ अयोग्य कंपनियों को लोन देने में गड़बड़ी की। इस केस में लोकपाल ने दिसंबर 2024 में अभियोजन की मंजूरी दी। और तीसरा मामला बैंक ऑफ इंडिया कोयम्बटूर शाखा से था, जहां 3 अधिकारियों और एक कंपनी के मालिक पर 7 करोड़ रुपए के कैश क्रेडिट लिमिट में धोखाधड़ी और साजिश के आरोप लगे। इस केस में भी लोकपाल ने अक्टूबर 2024 में अभियोजन की अनुमति दी। इन मामलों को देखकर लगता है कि जिस लोकपाल से बड़े बड़े भ्रष्टाचार के शेर पकड़ने की उम्मीद थी, उसने अब तक कुछ चूहे ही पकड़े हैं, वो भी सरकारी दफ्तरों और बैंकों के कर्मचारी। भ्रष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल का मूल विचार बहुत साफ था। इसे एक स्वतंत्र और शक्तिशाली संस्था के रूप में सोचा गया था, जो देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों की जांच कर सके। लोकपाल का मकसद ये नहीं था कि वो छोटे अधिकारियों के रिश्वत या घूस के मामलों में उलझे। ऐसे छोटे मोटे मामलों को तो पहले से मौजूद एजेंसियां संभाल सकती थी। लोकपाल को लाया ही इसलिए गया था कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों पर कार्रवाई हो, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री या शीर्ष स्तर के अधिकारी, क्योंकि इन लोगों से जुड़े मामलों में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जांच एजेंसियां इनके कंट्रोल में होती थी। इसी वजह से मांग उठी थी कि एक ऐसी संस्था बने जो किसी सरकार या मंत्रालय से के नियंत्रण में ना हो, बल्कि पूरी तरह से स्वतंत्र हो और जांच कर सके। लेकिन ये संस्था छोटे मोटे मामलों में उलझी रही। जब भी इसके सामने कोई बड़ा मामला आया तो इसके तोते उड़ गए। लोकपाल में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ 5 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें से पिछले साल एक शिकायत को खारिज कर दिया गया था। लेकिन बाकी 4 शिकायतों का क्या हुआ, इसका कोई स्पष्ट जिक्र नहीं है, कहीं कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। इनमें से केवल खारिज की गई शिकायत की जानकारी सार्वजनिक हुई। लोकपाल की वेबसाइट पर गोपनीयता के आड़ में केवल चुनिंदा आदेश ही डाले जाते हैं। हाँ, विपक्ष की तरह लोकपाल का कड़ा रुख है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल ने पूरी तरह जांच का आदेश दिया था। महुआ मोइत्रा का नाम लोकपाल के सामने 2 बार आया, एक बार शिकायतकर्ता के रूप में और एक बार आरोपी के रूप में। 2023 में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत की जड़ थी एक चिट्ठी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहदराई निशिकांत दुबे को लिखी थी। उस चिट्ठी में महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप ये था कि महुआ मोइत्रा ने अपने लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी यूजर आईडी और पासवर्ड दुबई के एक बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को दे दिए थे। कहा गया कि हीरानंदानी ने उन्हीं के क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके संसद में मोइत्रा के नाम से सवाल डाले, जबकि वो उस समय देश के बाहर थी। शिकायत के मुताबिक ये सवाल हीरानंदानी के निजी कारोबारी हितों को ध्यान में रखकर डाले गए थे ताकि उनके प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचे। 19 मार्च 2024 को लोकपाल की 3 सदस्यीय बेंच ने सीबीआई को मामले की जांच का आदेश दिया, जिसके बाद सीबीआई ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने बाद ही सितंबर 2024 में महुआ मोइत्रा ने खुद लोकपाल के पास शिकायत दायर की, इस बार सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के खिलाफ। मोइत्रा ने यह शिकायत हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के आधार पर की थी। हालांकि मई 2025 में लोकपाल ने उनकी यह शिकायत याचिका खारिज कर दी। अब बात
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन से जुड़ी है। उनके खिलाफ भी शिकायत बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ही की थी। दुबे का आरोप था कि शिबू सोरेन ने अपने और अपने करीबियों के नाम पर काले धन, भ्रष्ट तरीकों से बेहिसाब जमीन, संपत्तियां और धन इकट्ठा किया, जो उनकी अघोषित आय के मुकाबले काफी ज्यादा है। इस पर 4 मार्च 2024 को लोकपाल ने आदेश दिया कि सीबीआई संपत्तियों की जांच करे, जो कथित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर खरीदी गई थी। लेकिन जब जेएमएम ने इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की तो कोर्ट ने लोकपाल को कहा कि अगली सुनवाई तक पार्टी के खिलाफ कोई कदम न उठाए। यह अंतरिम राहत आज भी जारी है। ये कहानी उस संस्था की है जो कभी देश की सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पर देखी गई, जिसे जनता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने रक्षक के तौर पर सोचा था। लेकिन आज वही संस्था खुद सवालों के घेरे में है। जो कभी नेताओं और अफसरों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बनी थी, अब उस पर आरोप लग रहे हैं कि वह खुद सत्ता के दबाव में है, निष्क्रिय है और अपनी ताकत का इस्तेमाल गलत दिशा में कर रही है। जहां एक तरफ लोकपाल महुआ मोइत्रा और शिबू सोरेन जैसे विपक्षी नेताओं पर जांच का आदेश देता है, वहीं प्रधानमंत्री के खिलाफ दर्ज 5 शिकायतों में से 4 की जानकारी तक सार्वजनिक नहीं करता है। यानी जवाबदेही की लड़ाई में भी लोकपाल की पारदर्शिता गायब है। और अब जब भ्रष्टाचार पर नकेल कसने वाली इस संस्था के लिए 70 लाख की BMW गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है, क्या लोकपाल वाकई जनता का रक्षक है या सत्ता की सुविधा का एक और प्रतीक बन गया है? हम लाते रहेंगे ऐसे ही और वीडियोस, उठाते रहेंगे ऐसे ही और मुद्दे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।